हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को। आज है 28 मई। एक एक क्वेश्चन एक एक डिटेल को आराम से सुनिएगा। डेली करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और पहला क्वेश्चन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, 46th आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 46th आसियान समिट 2025 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन किया गया मलेशिया में। मलेशिया का शहर है कुआलालंपुरम। यहां पर 46th आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। 2 दिन का यह सम्मेलन था। 26 मई को शुरू हुआ और 27 मई तक इसका आयोजन किया गया। यहां पर आपको आसियान के बारे में पता होना चाहिए। आसियान की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो दक्षिण पूर्वी 11 एशियाई कंट्रीज, इनका एक संगठन है। ये 11 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है। आपस में ट्रेड को लेकर, आपसी सहयोग को लेकर, हिंद महासागर में देशों के मध्य में डिस्प्यूट ना हो, इन सभी मुद्दों पर आसियान काम करता है। हर साल समिट का आयोजन किया जाता है ताकि इनके मध्य में जो भी मुद्दे हैं, जो भी डिस्प्यूट है, उन पर आपस में टेबल पर बैठकर बात की जा सके। तो ये आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 11 मेंबर कंट्रीज यहां पर देखने को मिलती है आसियान में, जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। कुछ समय पहले तिमोर लेस्ते इसकी 11वीं मेंबर कंट्री बना था। तो ये 11वां सदस्य देश है तिमोर लेस्ते। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। और यहां पर यह याद रखिएगा कि किस डिक्लेरेशन के आधार पर आसियान को स्थापित किया गया है, क्योंकि संडे को जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, प्रीलिम्स का, उसमें स्टेटमेंट में यह क्वेश्चन पूछा गया था आसियान से। तो याद रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर आसियान की स्थापना की गई थी, है ना। इसका 46th आसियान समिट 2025 में कहां पर आयोजित की गई? मलेशिया के कुआलालंपुरम में। समिट की थीम नॉर्मली यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी है, लेकिन ये पूछी नहीं जाती है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुरम में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आसियान का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इंडोनेशिया के जकार्ता में। सेक्रेटरी जनरल काओ किम हॉर्न ने वर्तमान में। इसके पहले 44 और 45th आसियान समिट आयोजित की गई थी 8 से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक लाओस के वियंताने में। अब यहां पर देखिए कि 44 साल के शुरुआत में हो गई थी और 45th फिर अक्टूबर मंथ में आयोजित की गई। तो दोनों समिट का आयोजन किया गया था लास्ट ईयर लाओस के वियंताने नाम के शहर में। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन 1992 में इसे पार्टनर्स कंट्री के रूप में इंक्लूड किया गया था आसियान में, पर ऑफिशियल मेंबर नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 2025 आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप के फर्स्ट चरण में किस देश ने मेडल टेली में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह पहला फेज है। देखिए, 2 फेज में यह आयोजित किया जाता है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप, जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और शूटिंग का इवेंट है, शूटिंग का वर्ल्ड कप है। रिसेंटली इसका आयोजन किया गया और मेडल टेली में सबसे ज्यादा मेडल इंडिया ने अपने नाम किए और मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो ये है कि सर आयोजन कहां पर हुआ है? तो पहले फेज का हाल ही में आयोजन किया गया है जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है सुहल, यहां पर इसका आयोजन किया गया। फर्स्ट आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 फेज 1। भारत ने टोटल 11 मेडल अपने नाम किए। इन 11 मेडल में से हमारे पास आए 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 11 मेडल के साथ हम मेडल टेली में पहले स्थान पर। सेकेंड पर रहा चाइना 4 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा इटली 8 मेडल के साथ। 2 फेज में से पहला फेज हो गया जर्मनी के सुहल में, और दूसरा फेज आयोजित किया जाएगा सितंबर अक्टूबर मंथ में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग की प्रतियोगिता है जिसमें जूनियर खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल इसका आयोजन करवाता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। पहला फेज अभी आयोजित किया गया जर्मनी में।
2024 में जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था वो स्पेन और पेरू में 2 फेज में आयोजित किया गया था और इसमें ऑल ओवर मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडिया ही रहा था 24 मेडल के साथ। लास्ट ईयर का आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रखिए उस वक्त भी पहली रैंक पर इंडिया था 24 मेडल के साथ, जिसमें 13 हम गोल्ड लेकर आए थे, 3 हम सिल्वर लेकर आए थे और 8 मेडल हम लेकर आए थे ब्रॉन्ज। इंटरनेशनल बॉडी है। अब यहां पर जो ISSF वर्ड है ना, वो क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अगर हम इसको देखें, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि शूटिंग कंपटीशन का वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आयोजन करवाती है। इसकी स्थापना की गई थी 1907 में, हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिक में देखने को मिलता है और प्रेसिडेंट लुसियानो रोसी वर्तमान में ISSF के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। हाल ही में समुद्र में तेल रिसाव के कारण भारत के किस राज्य ने इमरजेंसी डिक्लेयर की? तो एक शिप है ना, पानी का जहाज, जो कि केरल के समुद्र तट पर पलट गया है और उसमें था ऑयल। अब केरल के समुद्र तट पर ऑयल के रिसाव के कारण केरल ने अपने यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की है कोस्टल एरिया में। अब ये जो शिप था ये लाइबेरियन कंटेनर शिप था, इसमें ऑयल था। तो केरल के समुद्र के पास पलटने के बाद, क्योंकि समुद्र में ऑयल का विस्तार हो रहा है, समुद्र में ऑयल के फैलने के कारण अब जरूरी है कि भाई इसको कंट्रोल किया जाए, क्लीन किया जाए। तो केरल ने इमीडिएटली इमरजेंसी को अप्लाई किया ताकि इस कंडीशन से निपटा जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं केरल का जो एरिया हम देखते हैं वो पश्चिमी घाट का एरिया। पश्चिमी घाट में एक्चुअल में जो वेस्टर्न घाट है वो जैव विविधता की दृष्टि से, बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कंट्रोल किया जाना जरूरी है। देखिए, शिप में ऑयल और कैल्शियम कार्बाइड था, ये डेंजरस पदार्थ है। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो एक जो समुद्र का पानी है ना, उसके साथ मिलकर ये जहरीली गैस का निर्माण करता है और जो कि ज्वलनशील भी है ना। तो एसिटाइलिन नाम की एक गैस है जिसका ये निर्माण करता है और ये ज्वलनशील गैस है। तो दोनों ही चीजों से कहीं ना कहीं जो समुद्री जीव है उनको भी नुकसान है, जो कोस्टल एरिया है उनको भी नुकसान है। तो इसीलिए इस ऑयल को कंट्रोल किया जाना जरूरी है। तो केरल ने अपने कोस्टल एरिया पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। केरल कैजुअल फैक्ट देख लेते हैं। काफी समय से केरल सुर्खियों में है क्योंकि समय समय पर अलग अलग स्कीम्स यहां पर लॉन्च की जा रही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसकी जो कैजुअल डिटेल है उसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लिटरेसी मिजोरम और केरल राज्य में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो भी हमको केरल में देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, मेंस पर। कैपिटल देखें तो तिरुवनंतपुरम है, यहां पे गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। सीएम के पद पर पिनराई विजयन हैं वर्तमान में। केरल में विधानसभा सीटें हैं 140, लोकसभा की सीटें हैं 20 और राज्यसभा की सीटें हैं 9। यह है केरल का बेसिक डेटा, बेसिक इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, ये पूछी जाती है काफी एग्जाम में, क्योंकि केरल में हम बहुत जल्दी सेशंस में केरल के बारे में कोई ना कोई न्यूज ऐसी आती है जिसको कवर करते हैं, है ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम में भी केरल से काफी क्वेश्चन देखने को मिले, स्पेशली एसएससी में। तो याद रखना सारी इंफॉर्मेशन को। आप सभी के लिए देखिए, अगले 2 दिन तक समर सेल अभी चल रही है। आप सभी कोर्सेस आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अप टू 90% तक ऑफ में मिल जाएंगे। ये मैं आपको लगातार इन्फॉर्म कर रहा हूं। यहां पर एक स्पेशल चीज आप देखिएगा कि जो भी हमारे फाउंडेशन कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 75 रुपीज में अवेलेबल है। अगर इंडिविजुअल आप अदर डे उनको लेने जाते हैं तो वो आपको 250 ऑलमोस्ट उनका आपको प्राइस देखने को मिलता है। तो अभी आप अगर इनको अवेल करते हैं तो ये आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर का, हमारा OSS जो कि ईयरली करंट अफेयर का पैकेज है, वो भी आपको अभी के लिए समर सेल में 75 रुपीज में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है।
तो आप विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, और इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सारे कोर्सेस। आगे बढ़ेंगे, हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। रोमानिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? रोमानिया जो कि एक यूरोपीय देश है, यूरोपियन कंट्री है, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए निकोसोर डेन। कौन अपॉइंट किए गए? निकोसोर डेन। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि निकोसोर डेन ये किसी पार्टी के नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इलेक्शन में खड़े हुए, 55 साल की इनकी एज है, और जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ रोमानिया में तो इनको 53.6% वोट मिले हैं। और इनके जो अपोनेंट थे जॉर्जी सिमन, इनको बाकी के वोट मिले, लेकिन सबसे ज्यादा वोट क्योंकि निकोसोर डेन के पास हैं, तो ये बन गए प्रेसिडेंट। और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रेसिडेंट के पद पर इली बोलोजोन को। रोमानिया यूरोपीय देश, इली बोलोजोन अभी तक प्रेसिडेंट थे, अब इनके स्थान पर नए प्रेसिडेंट रोमानिया के कौन बने? निकोसोर डेन। रोमानिया यूरोपीय देश है। अगर हम इसकी जो पड़ोसी देशों से, नेबर कंट्रीज से अगर हम बाउंड्री देखें तो इसका पूर्वी हिस्सा तो ब्लैक सी से टच होता है। इसके अलावा नेबर कंट्री में एक तो आपको देखने को मिलेगा मोल्डोवा, है ना, एक यूक्रेन से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इधर आते हैं तो हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया, ये कंट्रीज हैं जो कि रोमानिया से अपनी बॉर्डर बनाते हैं, और इसकी कैपिटल है बुखारेस्ट। करेंसी देखिए तो रोमानियन ल्यू यहां की करेंसी है ना, यूरोपीय जो यूरो है उसका भी यूज किया जाता है। निकोसोर डेन वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैथलीन प्रीडो यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। संचार मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई? रिसेंटली संचार मित्र योजना को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, और दिल्ली में जो यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तो इन्होंने टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 बांटे, पहले अनाउंस किए जा चुके थे, अब ये बांटे हैं अलग अलग लोगों को। और इसके अलावा जो 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाने वाला है 2025 में, इसकी थीम को भी लॉन्च किया है। देखिए, इंडियन मोबाइल कांग्रेस ये एक सम्मेलन है, आयोजन किया जाएगा अक्टूबर में, 8 से लेकर 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली में। इसकी थीम को डिक्लेयर किया है, जारी किया है, और थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। योजना की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझो। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म किसकी थीम है? तो ये थीम है इंडियन मोबाइल कांग्रेस की। 2025 में आयोजन कब? अक्टूबर मंथ में। कहां पर? नई दिल्ली में। देखिए, उद्देश्य क्या है इंडियन मोबाइल कांग्रेस को आयोजित किए जाने का? एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक इवेंट के रूप में इसे आयोजित किया जाता है, एक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है, और हर साल ये भारत में ही आयोजित होता है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंडिया, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, है ना, जो कि संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और एक सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। पहली बार यह शुरू हुआ था 2017 में, 2025 में अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अब जो स्कीम है, यहीं पर संचार मित्र स्कीम को लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इस स्कीम में किया यह जाएगा कि भाई जितने भी देश में स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट को यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, वॉलेंटियर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, और उन्हें डिजिटल सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, टेली कम्युनिकेशन या टेलीकॉम सेक्टर में क्या फ्रॉड होते, इनके बारे में ट्रेन किया जाएगा। और ये वॉलेंटियर्स या वॉलेंटियर्स की जो कम्युनिटी है, जो कि ट्रेन हो चुकी है, जो स्टूडेंट ट्रेन हो चुके हैं, वो अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग जगह पर जाएंगे, और वो दूसरे लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। इसके लिए प्रॉपर जो वर्कशॉप है उनका आयोजन किया जाएगा, प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इन वॉलेंटियर्स या स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा। तो इसी को नाम दिया गया है संचार मित्र स्कीम। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसे लॉन्च किया जा रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसे लॉन्च किया जा रहा है।
और यही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आयोजित करवाता है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, जिसकी थीम को भी जारी किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इजी, द विमेन हु रन एम्स, द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पियोनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो द विमेन हु रन एम्स, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर स्नेह भार्गव को। अब ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर हम डॉक्टर स्नेह भार्गव की बात करें तो ये एम्स की पहली फीमेल डायरेक्टर है, डॉक्टर स्नेह भार्गव। और यहां पर एक ऐतिहासिक घटना ये जुड़ी हुई है, दुर्घटना बोल ले हम, जो भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अपॉइंट किया था फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर स्नेह भार्गव को। और जिस दिन इनको अपॉइंट किया गया ना, उसी दिन इनको दोपहर में खबर मिलती है कि इंदिरा गांधी जी को गोली लग गई है, उनके जो सिक्योरिटी में है उन्होंने उनको गोली मार दी है। तो ये धक्का सा लगता है स्नेह भार्गव को। तो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर थी और जो उनका इस दुर्घटना को लेकर उनको जो शॉक लगा या फिर जो भी उनकी जर्नी रही पहले मेडिकल फील्ड में और उसके बाद इनके जीवन से जुड़ा हुआ ये जो इंसिडेंट हमको देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में, मृत्यु की घटना जो है इंदिरा गांधी जी की, उन सभी पर अपनी इस बुक में लिखा है डॉक्टर स्नेह भार्गव ने। बुक का नाम है द विमेन हु रन एम्स, द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पियोनियर। ऑल इंडिया, अगर हम एम्स की बात करते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, आप इनको अस्पताल के रूप में भी देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट या स्थापित किया गया 1956 में पहली बार और पूरे देश में अभी वर्तमान में 20 सिटीज में हमको एम्स देखने को मिलते हैं। अब डॉक्टर स्नेह भार्गव जिन्होंने बुक लिखी है, एक इंडियन रेडियोलॉजिस्ट है। 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, चिकित्सा सेवाओं में इनका जो योगदान है उसके कारण। तो एक बुक तो इन्होंने लिख दी जिसकी अभी हमने बात की। कल के सेशन में हमने एक और बुक के बारे में बात की थी जिनका नाम बुक का नाम है द डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है पूजा पुजारा को, जो कि चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, इंडियन क्रिकेटर। तो ये दो बुक हैं जो कि कल और परसों में ये रिलीज हुई है, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 मई को। अच्छा, यूएन पीस कीपर जानते क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अपनी कोई सेना नहीं है, बल्कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज होती है ना, वो अपने देश के सैनिकों को यूएन पीस कीपर के रूप में भेजती है। और ये जो यूएन पीस कीपर होते हैं ना, ये ऐसे देशों में जो कि गृह युद्ध से जूझ रहा है या फिर वॉर से जूझ रहा है या फिर किसी भी अलग समस्या से अगर लड़ रहा है ना, गृह युद्ध हो जाता है, भुखमरी हो जाती है, अकाल हो जाता है या किसी भी समस्या, तो उनमें उस परिस्थिति से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपर काम करते हैं। अब इन्हीं पीस कीपर को सम्मान देना, जो कि अलग अलग देशों के सैनिक है और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऐसे देशों में काम करते हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहा है। तो इन यूएन पीस कीपर को रिस्पेक्ट देना, इनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, वर्ल्ड के देशों को इस जो पीस कीपर्स है यूनाइटेड नेशन के, उनके प्रति अवेयर करना कि भाई ये जो है ना, ये वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो वर्ल्ड के सारे देश जो कि यूएन के मेंबर हैं अपने सैनिकों को पीस कीपर के रूप में भेजे। तो इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को। पहली बार 2002 में इसे अनाउंस किया था यूनाइटेड नेशन ने और पहली बार मनाया गया 2003 में। 2025 में द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स की थीम है। 29 मई को यह डे मनाया जाता है। तो आपको पता चल गया यूएन पीस कीपिंग क्या होता है या पीस कीपर्स क्या होते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन से
द्वारा संचालित एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत कॉन्फ्लिक्ट वाले देशों में यूएन पीस कीपर काम करते हैं शांति स्थापित करने के लिए। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 80,000 से ज्यादा सैनिक यूएन पीस कीपर्स के रूप में अलग अलग देशों में अभी भी तैनात है। यूएन पीस कीपिंग की शुरुआत की गई थी 1945 में। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूएसए के न्यूयॉर्क में। अब वर्तमान प्रमुख देखें तो जिन पियरी लेक्रोक्स वर्तमान में इसके प्रमुख है। यूएन पीस कीपर्स को ही ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट यूएन पीस कीपर को ही कहा जाता है। अब देखिए इंडिया का अगर हम योगदान देखें तो 71 जो ऑपरेशन किए हैं यूएन पीस कीपिंग ने, उसमें 49 यूनाइटेड नेशन के ऑपरेशंस में इंडिया पार्टिसिपेट कर चुका है और 2 लाख भारतीय पीस कीपर अलग अलग देशों में जो कि संकटग्रस्त हैं, कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, वहां पर इंडियन पीस कीपर काम कर चुके हैं 2 लाख से ज्यादा। फरवरी 2025 में पहली विमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसी साल हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि पहली बार ही इसका आयोजन हुआ है विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस। कहां पर? नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने आयुष पद्धति को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए, प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अच्छा, आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जानते हैं। जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है इंडिया की, स्पेशली जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी चिकित्सा पद्धति भी है, होम्योपैथी भी है, ऐसी चिकित्सा पद्धति को वैश्विक लेवल पर प्रमोट करना, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने समझौता किया है WHO के साथ। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। WHO की एक संस्था है, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन। इसके साथ भारत सरकार का समझौता हुआ है कि भाई हम आयुष पद्धति को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करेंगे। अगर हम WHO के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है। करता क्या है ये समझो, दुनिया में जितनी भी डिसीज होती है उससे निपटने के लिए अलग अलग प्रोसीजर, इक्विपमेंट क्या क्या है, दवाओं की कोडिंग क्या है, दवा कितनी है, उनका क्लासिफिकेशन करना और ग्लोबल लेवल पर जो हेल्थ डेटा है उसकी रिपोर्टिंग करना, एनालिसिस करना और इसके आधार पर रिसर्च को बढ़ावा देना। अब ये जो संस्था है वो ये देखेगी कि भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो कितनी ज्यादा कारगर है, इस पर रिसर्च करेगी और फिर वैश्विक लेवल पर उनको प्रमोट करेगी। इस संस्था की शुरुआत, WHO की संस्था की शुरुआत 2007 में की गई थी। भारत सरकार ने जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है इंडिया की, आयुर्वेदा, योगा, जो आयुष पद्धति कहलाती है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके उत्थान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया था 2014 में। इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग से मिनिस्ट्री का गठन किया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मंत्री देखें या मिनिस्टर ऑफ आयुष हम बोल ले या आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर बोल ले तो ये प्रताप राव गणपत राव जाधव हैं वर्तमान में। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एशिया के देशों के मध्य में एथलेटिक्स के कंपटीशन के रूप में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है 2025 में और यह आयोजन हो रहा है दक्षिण कोरिया में। कहां पर? दक्षिण कोरिया। 27 मई को यह शुरू हो गया है और 31 मई 2025 तक साउथ कोरिया के गुमी नाम के शहर में यह आयोजित किया जा रहा है। अभी भारत के गुलवीर सिंह, इन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है इस इवेंट में। जब ये 31 मई को खत्म हो जाएगा तो जो फाइनल मेडल टेली आएगी हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी केवल इतना याद रख लो कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में कहां किया जा रहा है? तो साउथ कोरिया में किया जा रहा है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ही इस चैंपियनशिप का आयोजन करवाता है। एथलेटिक्स की ये जो चैंपियनशिप है एशिया के देशों के मध्य में आयोजित की जाती है। पहली बार शुरुआत की गई थी 1973 में। हेडक्वार्टर अगर हम देखें एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन का तो थाईलैंड के पथुमथानी में देखने को मिलता है। अब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था और उस वक्त मेडल टेली में इंडिया तीसरे स्थान पर रहा था 27 मेडल के साथ।
पहले पर था जापान, दूसरे पर था चाइना। अब जो नई मेडल टेली आ जाएगी 31 मई के बाद, तो आप उसको याद रखिएगा। तो ये केवल आप इतना याद रख सकते हो कि 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में। पहले पर जापान था, इंडिया थर्ड पर था। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो कि अभी ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में, ये जेट इंजन है। आंसर है, अभी एक हैशटैग ट्विटर पे काफी ट्रेंड कर रहा है, फंडिंग कावेरी इंजन, हैशटैग फंडिंग कावेरी इंजन। एक्चुअल में हुआ ये कि जो कावेरी इंजन है ना, जेट इंजन है, और इसके विकास के लिए 1989 में भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। डीआरडीओ ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत इसे शुरू किया, इसके प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन फाइनली हुआ ये 1989 में मंजूरी तो मिल गई थी। अच्छा, विशेषता क्या है? ये जो जेड, एक प्रकार का जेड इंजन है, कावेरी इंजन, पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित इसे बनाया जा रहा था। 1980 के दशक में से शुरू किया गया, लेकिन काफी सारे उस वक्त प्रॉब्लम्स थी। एक तो फंड की भी काफी प्रॉब्लम थी, और उस वक्त इसे सक्सेसफुली क्रिएट नहीं किया जा सका। एचएएल के द्वारा तेजस के लिए इस इंजन को बनाया जा रहा था, जेट इंजन के रूप में कावेरी इंजन को, ताकि तेजस के लिए हम, तेजस जैसे जो हमारे लड़ाकू विमान है उसके लिए हम खुद का इंजन बना ले। क्योंकि आपको पता है, देखिए फाइटर जेट में जो मेन कंपोनेंट अगर हम देखते हैं तो वो उसका इंजन ही, उसके बाद ऊपर ढांचा तो आप कुछ भी बना लो। तो यह टेक्नोलॉजी को विकसित करने में हमने मेहनत करी। फाइनली 2008 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, कि भाई तेजस के लिए स्पेशली से बंद कर दिया गया। डीआरडीओ ने इसका निर्माण जारी रखा, लेकिन कावेरी इंजन को डीआरडीओ आगे चलकर केवल ड्रोन के लिए बनाने के लिए विकसित कर रहा है। यूएवी, घातक एक ड्रोन है, इसके इंजन के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। अब जब पाकिस्तान से वॉर हुई ना, तो हमने समझ लिया कि भाई वर्ल्ड के देशों पर हम जो हमारी आर्मी की जो हमारी नीड है, हम उसके लिए वर्ल्ड के देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। रशिया ठीक है हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन वो आपने देखा पाकिस्तान युद्ध में खुल के हमारे सपोर्ट में नहीं था। ठीक है, हम भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमने भी रशिया का सपोर्ट नहीं किया खुल के, तो उसने भी डिप्लोमेसी खेली जैसे हमने डिप्लोमेसी खेली थी। उसके बाद आपने देखा अमेरिका हमको कभी भी आग दिखा देता है। अब दिक्कत ये कि तेजस लड़ाकू विमान के लिए जो इंजन आता है वो हम अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां कभी भी मना कर देती है। अमेरिकी कंपनियां बोलती है अभी हम नहीं दे सकते, आपको 20 साल बाद देंगे, 10 साल के बाद देंगे। भाई हम अपना इंजन क्यों नहीं डेवलप कर रहे? हमारे पास 3-4 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हर साल का है ना, और वर्ल्ड की जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया बन रही। तो ऐसे केस में अभी जो ट्विटर पे ट्रेंड आ रहा ना, वो ये है कि भाई जो आप फ्री बीज दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसमें महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाता है, बहुत सारे स्टेट में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, दक्षिण भारत में चल रही है, अलग अलग स्टेट में ऐसी योजनाएं चल रही है। तो लोगों का कहना है कि भाई ये फ्री बीज आप बंद करके ऐसी चीजों में वो पैसे को यूज करो और हमारे लिए खुद के लिए से इंजन डेवलप करो, ताकि हजारों की तादाद में हम तेजस जैसे या फिर खुद राफेल जैसे इन फ्यूचर लड़ाकू विमान बना सके, जिससे हमारी जो एयरफोर्स है वो स्ट्रांग हो। इन फ्यूचर हमारे साथ बहुत दिक्कतें, पाकिस्तान हमको आंख दिखाता है, बांग्लादेश हमको आंख दिखाया जा रहा है, चाइना हमसे लड़ता नहीं है, पर वो भी हमारी जो जगह है, जो हमारे क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, पीओके, अक्साई चीन, उस पर नजर डाल के बैठा हुआ है। मालदीव कभी भी आंख दिखा देता है। तो जरूरी है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्स है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, तीनों फोर्सेस को। तो इसके लिए कैंपेन चल रहा है ट्विटर पर कि भाई फंडिंग कावेरी इंजन, फंड करो आप इसके लिए, और भाई इसको जल्दी से बनाओ। आज से शुरू करोगे तो आने वाले 10-5 साल में आप बनाओगे, 10 साल में तो इवन बना ही लोगे, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी या टेक्नोलॉजी के आधार पर देखे तो भी बहुत आगे, इतना नहीं है लेकिन हम प्रयास करेंगे। अगर हम चांद पर साउथ पोल पर जा सकते हैं, मंगल तक जा सकते हैं, तो हम ये भी बना सकते हैं। और इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी तो हमने बनाए, तो हम ये भी बनाएंगे। फंडिंग की जरूरत है, हमारे जो साइंटिस्ट है बहुत ज्यादा योग्य, इसमें कोई शक नहीं। फंडिंग की जरूरत है, तो फंडिंग आप इनको दो। तो फंड कावेरी इंजन हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड में है।
ट्विटर पर, तो अभी ये निकल के आया है। तो याद रखिएगा कावेरी इंजन जो है ना जेट इंजन है, जिसको भारत में बनाने की डिमांड उठ रही है कि भाई हम खुद ही स्वदेशी रूप से इसका निर्माण करें, ताकि इन फ्यूचर हमको किसी और देश पर डिपेंड न रहना पड़े। क्योंकि देखिए सोर्स कोड वगैरह फ्रांस से मांगो वो मना कर देता है, बहुत सारी चीजें सोर्स कोड जो होता है वो जिससे चेंज किया जा सकता है इंजन में या फाइटर जेट के पैटर्न में, तो वो भी देने से मना कर देते हैं। तो जरूरी कि हम खुद बना ले। तो ये है फंड कावेरी इंजन हैशटैग, अगर आप देखेंगे और जो ट्विटर पे होंगे उनको पता होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1958 में स्थापना की गई थी डीआरडीओ की, और यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। पूरे देश में डीआरडीओ की वर्तमान में 52 लेबोरेटरीज है और इसके चेयरमैन हैं समीर वी कामत। तो यहां पर हमने 28 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार बताया है? मातृत्व अवकाश का अधिकार। हाल ही में प्रोफेसर आरपी बंभा का निधन हो गया। किस क्षेत्र से यह संबंधित थे? तो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन आरपी बंभा, इनका हाल ही में निधन हो गया। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? जापान को पीछे छोड़कर। द डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, अभी मैंने आपको बताया पूजा पुजारा की लिखित पुस्तक है। हाल ही में 100 एटीपी टूर खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। दुनिया की उच्चतम रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे विकसित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर टी। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 मई को। हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? यह बने नीरज चोपड़ा। हाल ही में चर्चा में रहा मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा असम राज्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब यहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह लीवर है। और स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, डू और डाई। कभी यह भी पूछा जाता है कि किस आंदोलन के समय दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला क्वेश्चन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? और महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा, हिस्ट्री से है तीनों ही क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।